हेलो नमस्कार। मैं डूंगर जहांगीर। आज हम बात करते हैं स्टेट पॉलिटी के बारे में। स्टेट पॉलिटी की शुरू करने से पहले हम राजनीति विज्ञान की जो विषय है उसके बारे में एक ओरिएंटेशन क्लास लेंगे, यानी कि विषय की ओर उन्मुखीकरण होंगे। तो उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि सरकार क्या है। सरकार क्या है, सरकार के क्या क्या अंग है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सरकार के हम देखते हैं 3 अंग है। सरकार के 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व नंबर 3 पर है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक अंग है जिसके माध्यम से राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य क्या है? तो राज्य निश्चित भूभाग पर बसे व्यक्तियों का वह समूह है जो एक संप्रभु सरकार के द्वारा संचालित होता है। यानी कि राज्य के जो आवश्यक 4 तत्व होते हैं, जिनमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो सरकार राज्य का एक आवश्यक अनिवार्य तत्व हो गया, जिनमें राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। और सरकार के 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम देखते हैं व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका का कार्य क्या है और न्यायपालिका का कार्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य है विधि या कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का कार्य है विधि या कानून का निर्माण करना। विधि या कानून का निर्माण। व्यवस्थापिका के द्वारा विधि या कानून का निर्माण किया जाता है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका के द्वारा विधि या कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का कार्य करती है, यानी कि विधि को लागू करना। विधि को लागू करना, यह कार्य हो गया कार्यपालिका का। व्यवस्थापिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा और उन विधि को लागू करने का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका। और नंबर 3 है न्यायपालिका। न्यायपालिका के देखा जाए तो 2 कार्य है। पहला कार्य व्यवस्थापिका के संदर्भ में और दूसरा कार्य है कार्यपालिका के संदर्भ में। व्यवस्थापिका के संदर्भ में क्या कार्य है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो वह उसे रद्द कर सकती है, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर सकती है या शून्य घोषित कर सकती है। तो पहला कार्य क्या है कि विधि को संविधान के अनुसार जांच करना, यानी कि संवैधानिकता की प्रमाणिकता देना। संवैधानिक जांच कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो बनाए गए कानून वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। पहला कार्य हो गया न्यायपालिका का ये। दूसरा कार्य, विधि को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। यदि कार्यपालिका उन कानून को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है या विधि को सही ढंग से अगर लागू नहीं कर रही है तो न्यायपालिका कार्यपालिका को ये विधि सही ढंग से लागू करने का आदेश दे सकती है, यानी कि विधि को सही ढंग से लागू करने का आदेश देना। विधि को सही ढंग से लागू करने का आदेश देना। चार चीजें यहाँ देखने को मिली। सबसे पहले राज्य। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य की परिभाषा यह है कि किसी निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों का वह समूह है जो एक संप्रभु सरकार के द्वारा संचालित होता है। अब राज्य के अंदर 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या,
निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य का एक तत्व है सरकार। सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है जिसके माध्यम से राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। और अब सरकार हम देखते हैं, सरकार के कुल 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करेगी? विधि या कानून का निर्माण करेगी। और कार्यपालिका क्या करेगी? जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए या विधि बनाई है उनको लागू करने का कार्य करेगी। और नंबर 3 पे न्यायपालिका, जो कि 2 कार्य करती है, एक व्यवस्थापिका के संदर्भ में और दूसरी कार्यपालिका के संदर्भ में। व्यवस्थापिका के संदर्भ में क्या करेगी? तो विधि या कानून जो बनाए व्यवस्थापिका ने, वो संविधान के अनुसार है या नहीं है उसकी जांच करेगी। और नंबर 2, कार्यपालिका यदि विधि को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है तो उसे सही ढंग से लागू करने का आदेश दे सकती है। अब हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका के अंदर कौन आते हैं, कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं और न्यायपालिका के अंदर कौन आते हैं। व्यवस्थापिका विधि का निर्माण भारत में देखा जाए तो केंद्र लेवल पे जो विधि का निर्माण करने की संस्था है उसे हम संसद कहते हैं। वही राज्य के अंदर विधि निर्माण करने की जो संस्था है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। क्योंकि हमारे पार्ट में जो सिलेबस में स्टेट पॉलिटी है इसलिए हम यहाँ पर विधानमंडल की बात करेंगे। तो राज्य के संदर्भ में हम बात करेंगे तो व्यवस्थापिका राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्य के लिए एक संस्था काम करती है जिसे हम कहते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य के लिए विधि या कानून का निर्माण करती है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल 3 संस्थाओं से मिलकर बना होता है जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल नंबर 2 पे आ जाएगा विधानसभा। और नंबर 3 पे आ जाएगी विधान परिषद। ये 3 चीजें मिलकर के विधानमंडल का गठन करती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब विधान परिषद राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत में अगर देखा जाए तो 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में, जिनमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 स्टेट के अंदर ही विधान परिषद है, बाकी भारत के किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो विधानमंडल के अंदर 2 चीजें आएगी, राज्यपाल और नंबर 2 पे विधानसभा। तो हमें जो हमारा टॉपिक है एक राज्यपाल निकल गया, वो यहाँ से राज्यपाल ये पढ़ना है। इसके अलावा विधानसभा फिलहाल टॉपिक में नहीं है, लेकिन विधानसभा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो राज्य स्टेट पॉलिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर व्यवस्थापिका के बाद में हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। और दूसरी है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर हम देखते हैं नौकरशाही, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, नौकरशाही, ये सभी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल कार्यपालिका का भी अंग होता है और व्यवस्थापिका का भी अंग होता है। राज्यपाल, इनके अलावा मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता। ये सब अस्थायी कार्यपालिका में आ जाएंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी के अंदर नौकरशाही, अस्थायी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। अब नंबर 3 पे जो हमारी संस्था थी वह थी न्यायपालिका।
न्यायपालिका के अंदर हम देखते हैं स्टेट पॉलिटी के अंदर अपने आ जाएगा हाई कोर्ट। इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय है वह सभी इसमें आ जाएंगे न्यायपालिका के अंदर। व्यवस्थापिका में राज्य के संदर्भ में देखेंगे, अगर केंद्र के संदर्भ में देखेंगे तो संसद आ जाएगी, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल आ जाएंगी। विधानमंडल तीन चीजों से मिलकर बनता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। अब विधान परिषद, भारत के 28 राज्य, उनमें से विधान परिषद केवल 6 राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। तो विधान परिषद राजस्थान की राजनीति में नहीं है, तो यहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा का उल्लेख करेंगे। इनके अलावा कार्यपालिका, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। फिर हम देखते हैं तीसरी जो सरकार का अंग है वह न्यायपालिका, जिसके अंदर स्टेट पॉलिटी में देखा जाए तो हाई कोर्ट और उनके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय वह सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अपने जो टॉपिक है उसमें राज्यपाल है, इनके अलावा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद है, दो टॉपिक है। तीसरा हाई कोर्ट है, इनके अलावा आरपीएससी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और उनके अलावा पंचायती राज व्यवस्था। ये टॉपिक जो अपने ये पीटीआई के अंदर है, तो हम उनमें उनको क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं राज्यपाल। हम टॉपिक करते हैं सबसे पहले शुरू राज्यपाल। राज्यपाल, अब राज्यपाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका पहले एक बार मैं सारणी बना देता हूं और उसी सारणी के अनुसार हम आगे उसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले राज्यपाल पद का उल्लेख कहां पर किया गया है? पद का उल्लेख, फिर राज्यपाल का पद है क्या, पद के बारे में जानकारी देंगे। फिर नंबर 3, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन। और फिर नंबर 4 पे शर्तें। फिर हम आगे देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट के बारे में। नियुक्ति के बाद हम देखेंगे शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को। फिर हम राज्यपाल का कार्यकाल देखेंगे, कितने साल इनका कार्यकाल रहता है। फिर कार्यकाल के बाद में इनको जो संरक्षण दिया गया है या उन्मुक्तियां प्रदान की गई है उनके बारे में देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। शक्तियों को अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे 5 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले विधायी शक्ति कौन कौन सी है, फिर देखेंगे न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है, कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन सी शक्ति है, फिर देखेंगे वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है, और उनके बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां कौन कौन सी है। तो इन 5 शक्तियों के बारे में उल्लेख करेंगे, विधायी, न्यायिक, कार्यपालिका, वित्तीय और स्व विवेकीय शक्तियां। इनके अलावा और देखेंगे विभिन्न राज्यों के अंदर राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों के संदर्भ में विशेष अधिकार। इनके अलावा राज्यपाल जो पद है इससे संबंधित है सुधार करने के लिए कौन कौन से आयोग बनेंगे, उन आयोग के बारे में जानकारी लेंगे। आयोग के अलावा और विशेष तथ्य देखेंगे, जैसे पहले राज्यपाल कौन से, वर्तमान में कौन है, सबसे सर्वाधिक काल किनका रहा था, तो विशेष तथ्य।
फिर इनके अलावा और कौन कौन से राज्यपाल जो मुख्य रूप से राजस्थान की राजनीति को जिन्होंने प्रभावित किया है, उन राज्यपाल का एक एक राज्यपाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इनके अलावा अंत में हम देखेंगे संक्षिप्त में अनुच्छेद, एक साथ में याद करने के लिए राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में देखें, संक्षिप्त अनुच्छेद, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पद का उल्लेख भारत के संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, उसके बाद में ये राज्यपाल का पद क्या है, योग्यता क्या है राज्यपाल बनने के लिए, और फिर शर्तें कौन सी है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, कार्यकाल क्या है इनका, संरक्षण या उन्मुक्तियां क्या है राज्यपाल की, शक्तियां कौन सी है, विधायी, न्यायिक, कार्यपालिका, वित्तीय और स्वविवेकीय, 5 शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उनके बाद में विभिन्न राज्यों के संदर्भ में विशेष अधिकार दिए हम देखेंगे, आर्टिकल 378 बी सी डी एस तक है। इसके अलावा राज्य में राज्यपाल के पद में सुधार हेतु कौन कौन से आयोग बने उनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर जो राज्यपाल से संबंधित विशेष तथ्य है वह देखेंगे। फिर राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण देखेंगे और लास्ट में संक्षिप्त अनुच्छेद के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पद का उल्लेख। राज्यपाल का जो पद है इसका उल्लेख कहां पर किया गया है। हम जानते हैं भारत का संविधान 4 चीजों से मिलकर बनता है, प्रस्तावना, अनुच्छेद, परिशिष्ट और अनुसूची। यानी कि भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि एक प्रस्तावना है, 395 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है यानी कि अनुच्छेदों की संख्या है, और इनके अलावा 2 परिशिष्ट है और 12 अनुसूची है। इन 4 चीजों को मिलाकर के भारत का संविधान बनता है। तो भारत के संविधान के अंदर हम देखते हैं आर्टिकल जो है 395 वह टोटल 25 भागों में विभाजित है। तो 25 भागों में हम क्रमशः पढ़ते हैं। तो पहले भाग के अंदर हम देखते हैं राज्य एवं उसका क्षेत्र है, नंबर 2 भाग पे नागरिकता का उल्लेख है, नंबर 3 पे मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, नंबर 4 पे नीति निर्देशक तत्व है, 4A में हम देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य है, 5 के अंदर संघ है और 6 के अंदर राज्य का उल्लेख किया हुआ। भाग 6 तो पद का उल्लेख किया गया है भाग 6 में। भाग 6 के अंदर राज्यपाल पद का उल्लेख है और भाग 6 शुरू होता है आर्टिकल 152 से, और 152 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। लेकिन हमारा जो राज्यपाल टॉपिक शुरू होता है वह होता है आर्टिकल 153 यानी कि आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 153। कौन से आर्टिकल में, 153। और 153 किस भाग में है, तो भाग 6 के अंदर। भारतीय संविधान के भाग 6 में उल्लेख है राज्यपाल पद का, और वहां पे आर्टिकल है 153 जिसके तहत ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब क्या ये जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? क्या एक व्यक्ति दूसरे राज्य का या 2 राज्यों का साथ में कार्यकाल ले सकता है? तो इसके लिए फिर बाद में वर्ष 1953 के अंदर एक आयोग बना था जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, या हम इसे कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी का ही दूसरा नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग 1953 में बनाया था, और इस आयोग के द्वारा वर्ष 1955 में अनुशंसा दी थी, और उसी अनुशंसा के आधार पे भारतीय संविधान के अंदर वर्ष 1956 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो फजल अली आयोग, या इसे हम कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग की जो सिफारिश थी
वो वर्ष 1955 में उन्होंने दी थी। और इसी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के अंदर एक बदलाव या संशोधन हुआ, जिसे हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन। और इस 7वें संविधान संशोधन के अंदर ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। यानी कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये चीज पद का उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो भाग 6 के अंदर किया गया भारतीय संविधान के। उसमें आर्टिकल है 153। और आर्टिकल 153 जो मूल संविधान में है, वहां पर केवल इतना ही लिखा था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर बाद में वर्ष 1953 के अंदर एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली की अध्यक्षता में बने थे, जिसमें उन्होंने वर्ष 1955 के अंदर सिफारिश की थी। और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ, जिसे हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन। और उस 7वें संविधान संशोधन के अंदर एक ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो यह था पद के बारे में। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ये 7वें संविधान संशोधन के बाद में किया। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1956 के अंदर। किस आयोग की सिफारिश पे हुआ, तो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। अब नेक्स्ट, पद का उल्लेख हमने देख लिया आर्टिकल 153 में भाग 6 में। अब पद क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल अगर देखा जाए तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल कौन होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक। राज्य का प्रथम नागरिक। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। पद वरीयता में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 में राज्यों के राज्यपाल, और नंबर 5 पे आ जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति, और नंबर 6 पे लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनमें अगर देखा जाए तो राज्य का यूं अगर इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो 4थी वरीयता है, लेकिन राज्य के संदर्भ में राज्यपाल है वो राज्य का प्रथम नागरिक है। फिर नंबर 2 पे ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि संविधान में ये उल्लेखित है कि राज्यपाल राज्य का सबसे वरिष्ठ नागरिक होगा, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख। फिर नंबर 3 पर अगर देखते हैं राज्यपाल का ये जो पद है ये किस देश से अगर लिया गया, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, यानी कि कनाडा से लिया गया ये पद। कहाँ से लिया गया, कनाडा से। राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, यानी कि ये जो पद है राज्यपाल का, ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसी व्यवस्था हमारे ठीक उसी तरह कनाडा में ये व्यवस्था है। फिर अगर देखा जाए तो राज्यपाल को हम देखते हैं कि पहले राजस्थान के अंदर राज प्रमुख कहा जाता था। चूंकि राजस्थान ब्रिटेन भारत का प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं था, इसलिए वहां पर राजस्थान में जो राज्यपाल से संबंधित जो व्यक्ति था, राज्यपाल पद से संबंधित ग्रहण करने वाला, उसको कहते थे राज प्रमुख। राजस्थान में पहले राज्यपाल को राज प्रमुख कहते थे, लेकिन अभी हमने देखा 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, और उस 7वें संशोधन के बाद से 7वें संशोधन के बाद में राज्यपाल का नाम राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया।
यानी कि वर्ष 1956 तक राज्यपाल को राजस्थान के अंदर राज प्रमुख कहते थे, और बाद में 7वें संविधान संशोधन जो फजल अली आयोग की सिफारिश पे हुआ था, और वहां पे 7वें संशोधन के द्वारा राज प्रमुख शब्द हटा करके कौन सा शब्द कर दिया, राज्यपाल। पहले राजस्थान में क्या कहते थे, राज प्रमुख कहते थे, लेकिन बाद में क्या किया संशोधन 7वें संशोधन द्वारा, और उसमें कर दिया राज्यपाल। क्या राज प्रमुख शब्द का उल्लेख अभी भी भारतीय संविधान के अंदर है? तो आर्टिकल हम देखते हैं 361, आर्टिकल 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख को विशेष अधिकार उपलब्ध करवाता है, इसलिए वहां पे आर्टिकल 361 में आज भी राज प्रमुख शब्द का उल्लेख है। बाकी किसी भी आर्टिकल में राज प्रमुख शब्द का उल्लेख नहीं है। जहां पहले राज प्रमुख था वहां उसको 7वें संशोधन के बाद में राज्यपाल कर दिया, लेकिन आर्टिकल 361 में अभी भी राज प्रमुख शब्द का उल्लेख है। तो राजपद क्या है, तो राज्य का ये प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और ये राज्यपाल का जो पद है ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। और राज्यपाल राजस्थान में पहले राज प्रमुख कहते थे, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा इनका नाम राज प्रमुख से राज्यपाल कर दिया। और राज प्रमुख शब्द का उल्लेख क्या वर्तमान में भी है, तो बिल्कुल आर्टिकल 361 के तहत राज प्रमुख शब्द का उल्लेख है, बाकी कहीं पर भी राज प्रमुख शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये दो चीज हो गई, एक पद का उल्लेख और पद क्या है। अब हम आके देखते हैं नंबर 3 पे योग्यता। योग्यता के बारे में राज्यपाल की क्या योग्यता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 157, आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्यपाल की दो योग्यता का अंकन किया गया। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। तो राज्यपाल की सबसे पहली योग्यता कौन सी है कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पे वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी कि राज्यपाल की जो योग्यता है उसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 के अंदर, आर्टिकल 157, जिसमें राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अंदर राज्यपाल की केवल 2 ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, तीसरी कोई योग्यता नहीं है। नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो, और नंबर 2 है वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी कि केवल 2 ही योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो यह थी योग्यता। इसके अलावा हम आगे अब देखते हैं शर्तें। शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 158 के तहत किया गया है, आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 के अंतर्गत राज्यपाल की जो शर्तें हैं उनका उल्लेख किया गया। शर्तें और योग्यता में यह अंतर है कि इस योग्यता पद से पूर्व होती है, जबकि शर्तें पद ग्रहण करने के बाद में होती है। तो शर्तें में अगर देखा जाए तो वह पहली शर्तें ये रहेगी कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता है, संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति पहले संसद या राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, तो जैसे ही वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा वह संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा।
नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो राज्यपाल राज्यपाल को राज्यपाल किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। दूसरी शर्त है, यानी कि पहली जो शर्त है वह है कि वह संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, और नंबर 2 पे जो शर्त है वह राज्यपाल किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। अब जो नंबर 3 पे जो शर्तें हैं वह है कि बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा। यानी कि बिना किसी किराए के, बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा। बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा। तो ये तीसरी शर्त हो गई। इनके अलावा चौथी शर्त अगर देखा जाए तो संसद द्वारा निर्धारित है। राज्यपाल को संसद द्वारा निर्धारित उन्मुक्तियां विशेषाधिकार व भत्तों हेतु अधिकृत होगा। यानी कि संसद द्वारा निर्धारित उन्मुक्तियां विशेषाधिकार व भत्तों के हेतु अधिकृत होगा। यानी संसद जो तय करेगी वही तो उन्हें विशेषाधिकार मिलेंगे, वही वेतन मिलेगा और वही उनको भत्ते की सुविधा दी जाएगी। नंबर 5 पे अगर देखा जाए तो जब कोई राज्यपाल है लेकिन अब उसको किसी दूसरे राज्य के अंदर भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है, तो उस संदर्भ में उनके वेतन व भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वहां पर संसद नहीं करेगी। यानी कि अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में इन द सिचुएशन ऑफ एडिशनल वर्क, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति करेगा। अतिरिक्त प्रभार यानी कि राज्य के राज्यपाल से संबंधित दूसरे राज्य का अगर अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है तो उस स्थिति में, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और जो सबसे अंतिम शर्त है वह है कि पदावधि के दौरान उनके उन्मुक्त या विशेषाधिकार व भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। पदावधि के दौरान ड्यूरिंग द टेन्योर, पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं। तो ये शर्तें हो गई, कुल मिला के 6 शर्तें हैं। सबसे पहले संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। जैसे ही राज्यपाल का पद ग्रहण किया तो उसके बाद में वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। नंबर 2 पे
राज्यपाल बिना किसी लाभ के पद, राज्यपाल यानी कि राज्यपाल किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध करवाया जाएगा। और नंबर 4 में संसद द्वारा निर्धारित उन्मुक्त या विशेष अधिकार व भत्तों हेतु वह अधिकृत होगा। और नंबर 5 में अगर एक राज्यपाल है जिसको भी दूसरे राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार या कार्यभार दे दिया, जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल को हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार दिया है, इस स्थिति में उनके वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद नहीं करके राष्ट्रपति करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, वहां पे संसद आ सकता है लेकिन संसद की जगह राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। और नंबर जो सबसे लास्ट में है वह पदावधि के दौरान उनके वेतन और भत्तों में नकारात्मक यानी कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये थी राज्यपाल की शर्तें, जो कि पदावधि के पद ग्रहण के बाद की, और पद ग्रहण के पहले की जो होती है उन्हें कहते हैं योग्यता, और पद ग्रहण के बाद में जो होती है उसे कहते हैं शर्तें। तो ये 6 शर्तें हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति नियुक्ति के अंदर सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 155, भारतीय संविधान का आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति एक हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करता है और उसी अधिपत्र के माध्यम से राज्यपाल की स्टेट में नियुक्ति होती है। यानी कि हस्ताक्षर व मुद्रा सहित, यानी हस्ताक्षर व सील के साथ में एक अधिपत्र यानी कि वारंट जारी करते हैं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। इस अधिपत्र को हम कह सकते हैं वारंट। और इस वारंट को पढ़ने का काम करता है मुख्य सचिव, जो राज्य का संबंधित राज्य का मुख्य सचिव है, उसके द्वारा ये वारंट को पढ़ा जाता है मुख्य सचिव। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति कैसे करेगा? तो हस्ताक्षर व मुद्रा सहित एक अधिपत्र जारी करेगा और उसी अधिपत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अधिपत्र को हम वारंट भी कह सकते हैं और यह वारंट संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा पढ़ा जाता है। अब इनके अलावा हम वर्ष 1983 की बात है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब इंदिरा गांधी सरकार ने केंद्र व राज्यों के संबंधों में सुधार करने के लिए एक आयोग गठन किया था रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, जिसे हम कहते हैं सरकारी आयोग, जिनके बारे में उल्लेख करते हैं। वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था और उस आयोग को हम कहते हैं सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। और ये किस लिए बनाया था? तो केंद्र व राज्य के संबंधों में सुधार करने के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रणजीत सिंह सरकारिया, ये क्या थे? इनके इस आयोग के अध्यक्ष थे। इनके अलावा इनमें 2 सदस्य और थे, जिनमें पहला नाम आता है वी शिवारमण। वी शिवारमण। और दूसरे जो सदस्य थे वह थे M.R. सेन। M.R. सेन। ये 2 सदस्य थे। 1983 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों में सुधार के लिए एक आयोग बनाया था, जिसे हम कहते हैं सरकारिया आयोग। और इसी सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया और उनके 2 सदस्य थे वी शिवारमण और M.R. सेन। और इस आयोग के द्वारा वर्ष 1987 के अंदर सिफारिश की थी, 1987 के अंदर। और इन्होंने सिफारिश करके ये कहा था कि अगर आप जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो,
then you will have to discussion with चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, यानी कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से आपको पहले परामर्श करना जरूरी है। इसको संवैधानिक बाध्यता बनाई। ये किसने कहा था? सरकारिया आयोग ने। क्या कहा था कि आप जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनके साथ में अनिवार्य आप विचार विमर्श करें, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान बनाया जाए। तो इन्होंने अनुशंसा की कि मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को संवैधानिक प्रावधान बनाए। इन्होंने ये अनुशंसा की थी, कब की थी? 1987 में, कि आप जिस राज्य के अंदर राज्यपाल को, अगर जैसे कि आप राजस्थान के अंदर राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हो तो आपको राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा, उनके साथ में आप एक बार डिस्कशन करें और उसके बाद में ही वहाँ का राज्यपाल नियुक्त करें। लेकिन इन्होंने ये संवैधानिक प्रावधान करने को कहा था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान तो किया नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श वर्तमान में जरूर किया जाता है, जो केवल एक परंपरा है लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अगर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार चाहे तो बिना विचार विमर्श या परामर्श के ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। ये केवल परंपरा में है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान बनाने का किसने कहा था? तो सरकारिया आयोग ने। और सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष थे। 2 सदस्य थे, वी शिवारमण और एम.आर. सेन। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? 1987 के अंतर्गत। अब इनके अलावा एक और आयोग बना था, सेकंड ARC, यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 2005 के अंदर सेकंड ARC बना था, यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। और इन्होंने कहा था कि राज्य की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल की जो आप अपॉइंटमेंट नियुक्ति कर रहे हो उसके संदर्भ में आपको एक कॉलेजियम होना चाहिए और कॉलेजियम की सलाह के आधार पर ही आपको राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने एक कॉलेजियम व्यवस्था दी थी नियुक्ति के संदर्भ में, कॉलेजियम व्यवस्था। और कॉलेजियम व्यवस्था में इन्होंने क्या कहा था कि कॉलेजियम का जो अध्यक्ष है वह रहेगा भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि PM। और इनके अलावा जो सदस्य है, सदस्य में रहेंगे उपराष्ट्रपति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष का नेता। इनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह बात किसने की थी? सेकंड ARC 2005 के अंदर। उन्होंने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में एक कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए और प्रधानमंत्री उस कॉलेजियम व्यवस्था का अध्यक्ष होना चाहिए। इसके अलावा सदस्य होंगे उपराष्ट्रपति, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इसको फिर बाद में स्वीकार नहीं किया गया। तो ये था नियुक्ति के संदर्भ में। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 153 के अंदर, ठीक, सॉरी 155 के अंदर, आर्टिकल 155 में। कौन करेगा नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, इसका मतलब यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस प्रकार करे? तो अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित, यानी कि हस्ताक्षर व सील सहित एक अधिपत्र, जैसे हम वारंट कहते हैं, वह जारी करेगा। और वह वारंट मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है वहां का। अब फिर नियुक्ति के संदर्भ में 2 बार अनुशंसा की गई थी। पहली अनुशंसा 1983 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों में सुधार के लिए एक आयोग बनाया था, जिसे हम कहते हैं सरकारिया आयोग। और सरकारिया आयोग जिसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, और 2 सदस्य थे, वी शिवारमण और M.R. सेन।
और इन्होंने ये अनुशंसा दी थी कि आप जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे आपको पहले डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श करना चाहिए। इस बात को उन्होंने संवैधानिक प्रावधान बनाने का कहा था, लेकिन फिर ये बाद में संवैधानिक प्रावधान नहीं बनाया गया। लेकिन आज भी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, जो केवल एक परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। फिर बाद में वर्ष 2005 में सेकंड ARC बनी थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, और उस आयोग की समिति अनुशंसा थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में एक कॉलेजियम होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था का उन्होंने हवाला दिया था और कहा था कि अध्यक्ष इनके PM होने चाहिए, सदस्य उपराष्ट्रपति होने चाहिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इनके सदस्य होने चाहिए थे। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर ओहदा या पद अगर देखा जाए तो वरीयता में 2 नंबर पे है और PM का 3 नंबर पे, इसलिए ये उल्टा हो जाने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नियुक्ति के बाद में हमने देखा था शपथ, ओथ, और शपथ का उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल किसकी शपथ लेता है तो संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा व, प्रश्न आ सकता सीधा सीधा, राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की। तो ये शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में किया गया, जिसमें संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। अब शपथ दिलाता कौन है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का काम करता है वह करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य का जो उच्चतम न्यायालय है उस उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का उस न्यायालय। जैसे कि राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है तो राजस्थान हाईकोर्ट है, वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वह राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है या उनकी अनुपस्थिति में जो शपथ दिलाने का काम करेंगे वह करेंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश। जो भी हाईकोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या किसी कारण से बाहर है या उस समय उपलब्ध मौजूद नहीं है, उस स्थिति में राज्यपाल को शपथ है जो हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा दिलाई जाएगी, वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। किस स्थिति में? तो अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में शपथ कौन दिलाएगा? तो जो हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो आर्टिकल 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल शपथ लेता है संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की, और शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इनके अलावा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब अगर कोई राज्यपाल अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य का प्रभार ले रहा है तो उस स्थिति में, अब जैसे राजस्थान का राज्यपाल है और उसने गुजरात का अतिरिक्त प्रभार लिया है, तब उस स्थिति में राज्यपाल को वापस गुजरात में और दोबारा शपथ लेनी पड़ती है, यानी कि अतिरिक्त प्रभार पर पुनः शपथ ली जाती है। ये नोट में आप लिख देना, अतिरिक्त प्रभार में पुनः शपथ ली जाती है।
पुनः या दोबारा शपथ ली जाती है। अतिरिक्त प्रभार जब दे दिया जाता है तब राज्यपाल को वापस एक बार उसी राज्य के अंदर जाकर के शपथ ली जाती है। जैसे कि राजस्थान का राज्यपाल है और उन्हें अगर गुजरात का अतिरिक्त प्रभार दिया है तो वह गुजरात में जाकर के और राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। तो ये टॉपिक था। इनके अलावा अब हमने देखा था पद का उल्लेख। आर्टिकल 153 में पद क्या है ये देखा था। योग्यता के बारे में उल्लेख किया, शर्तें पढ़ी, नियुक्ति, शपथ। अब आगे का जो टॉपिक है कार्यकाल, ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।